सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 10वीं कक्षा का जो पहला पाठ है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। हालांकि हम ये प्रश्नोत्तर पिछले साल भी कर चुके हैं। तो पिछले साल हमने जो वीडियो बनाई थी वो हमने 2 पार्ट में बनाई थी। पहले पार्ट में हमने केवल एक पद वाले प्रश्न लिए थे और दूसरे पार्ट में हमने बाकी के प्रश्न लिए थे। और वो जो वीडियो है उसमें हमने ये कर रखा है कि पुरानी और नई बुक में जितने भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्न हमने उस वीडियो में डाले हुए हैं। मतलब जो 2 वीडियो बनाई थी उसमें हमने नई और पुरानी बुक्स के सारे प्रश्न डाल दिए थे, क्योंकि कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक है और कुछ बच्चों के पास नई बुक है। और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो हम पिछले साल जो नई बुक थी यानी कि 2020-21 के सेशन की जो नई बुक थी उसके अनुसार आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें केवल वो प्रश्न होंगे जो पिछले साल नई बुक आई थी उसमें जो प्रश्न थे। ठीक है, तो अभी हम इस पाठ को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो क्या है? पहला प्रश्न है आपका एक पदेन उत्तरम लिखत है। एक पद में आपको उत्तर लिखना है। और पहला प्रश्न आपका है अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ पे जीवन जो है वो कैसा हो गया है। तो अगर आपने पाठ की हिंदी थोड़ी भी ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जीवन कैसा हो गया है, जीवन कठिन हो गया है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण जो है वो क्या है, दूषित है, इस वजह से। तो इसका आपको एक पद में ही उत्तर देना है। तो कीदृशम की जगह पे आपका आ जाएगा दुर्वहम, यानी कि जीवन जो है ना वो कठिन हो गया है। वहन करना, दुर मतलब कठिन, वह मतलब वहन करना कठिन हो गया है। ठीक है, मतलब जीना मुश्किल हो गया एक तरह से। आगे है अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। दिन रात महानगरों में क्या चलता है। तो आपने पाठ में पढ़ा था दिन रात महानगरों में क्या चलता है, सैकड़ों गाड़ियां चलती रहती हैं। तो उसमें कहा गया था कि काला लोहे का पहिया जो है वो दिन रात वहाँ पे घूमता रहता है। तो इसका उत्तर होगा कालायस चक्रम। अगला है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। कि कुत्सित वस्तु जिसमें मिली हुई है ऐसा क्या है, मतलब बुरी बुरी चीज़ें किस चीज़ में मिल गई हैं। तो हमारे खाने पीने की जो भी चीज़ें होती हैं उसमें आपके कुत्सित वस्तु मिल गई हैं। तो इसका उत्तर होगा भक्ष्यम। भक्ष्यम मतलब खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगला है अहम कस्मै जीवनम कामये। मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ। यहाँ पे मैं कौन है, मैं है कवि। मतलब पाठ में कवि किसके लिए जीवन की कामना कर रहा है। तो कवि मानव के लिए कर रहा है। तो इसका उत्तर होगा मानवाय। अगला है केशाम माला रमणीया। किनकी पंक्तियाँ जो है वो रमणीय है। रमणीय मतलब मन को रमने वाली, अच्छे लगने वाली। तो वो किसकी हैं, सुंदर सुंदर बेल जो हैं, लताएं जो हैं, उनकी जो पंक्तियां हैं वो बहुत सुंदर हैं। तो इसका उत्तर होगा ललित लता नाम। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में आपको पूरे वाक्य में प्रश्नों का उत्तर देना है। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत है। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। तो पहला प्रश्न है कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है। तो कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है कि उसे अच्छी हवा मिले, अच्छा पानी मिले, इसलिए वो प्रकृति की शरण चाहता है, यानी कि अच्छे पर्यावरण के लिए। तो आपको क्या करना है इसमें, आपको इसमें क्या करना, किमर्थम जो है ना उसकी जगह पे लिख दो शुद्ध पर्यावरणाय, कि शुद्ध पर्यावरण के लिए। तो कवि ही किमर्थम की जगह पे लिख दो शुद्ध पर्यावरणाय, कि शुद्ध पर्यावरण के लिए प्रकृति है शरणम इच्छति, प्रकृति की शरण चाहता है। अगला प्रश्न है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस वजह से महानगरों में चलना कठिन हो गया है। तो किस वजह से हो गया आपको पता है, बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे दिन रात चलती रहती हैं, इसलिए यहाँ पे चलना भी कठिन हो गया है। तो कस्मात् कारणात् की जगह पे जो कारण है वो लिख दो और आगे की पंक्ति यूं की यूं लिख दो तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि यानानाम अनंतः पंक्तयः सन्ति। कि अत्र शुरू में आप जोड़ेंगे अत्र मतलब यहाँ, अत्र यहाँ कहाँ, महानगरों में। अत्र यानानाम अनंतः पंक्तयः सन्ति। यहाँ पर गाड़ियों की अनंत पंक्तियाँ हैं, लाइनें हैं। अतः फिर लिखो अतः, इसलिए। कारण बता दिया, कारण के बाद आप लिखते हो इसलिए।
और इसलिए कि संस्कृत है अतः। और फिर आगे की लाइन यूं की यूं लिख दो, महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। अगला प्रश्न है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो आपने अगर थोड़ा भी पाठ ध्यान से पढ़ा है तो वहाँ पे वायु, जल, खाना पीना, धरातल सब दूषित हो चुका है, ऐसा इस पाठ में बोला गया है। तो आप क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द है किम किम, वहाँ पे जो जो दूषित हो गया है वो लिख दो और आगे और पीछे की लाइन यूं की यूं लिखो, तो आपका प्रश्न सही बन जाएगा, उत्तर सही बन जाएगा। तो आप लिखेंगे अस्माकं पर्यावरणे, हमारे पर्यावरण में, वायुमंडलम, वायुमंडल, जलम, जल, भक्ष्यम, भक्ष्यम मतलब खाने पीने की चीजें, धरातलम च, और धरातल धरती, दूषितम अस्ति, ये सब जो क्या हैं, दूषित हैं। अगला प्रश्न है, कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ पे संचरण करना चाहता है, घूमना चाहता है। तो कवि कहाँ घूमना चाहता है, कवि कहता है कि मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ और मैं एकांत जंगल में घूमना चाहता हूँ। तो आप कुत्र जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी जगह पे उत्तर लिखो और आगे पीछे की लाइन पूरी यूं की यूं लिखो। तो आप लिखोगे कवि ही एकांते कांतारे। कुत्र की जगह पे क्या लिखोगे, एकांते कांतारे। कवि एकांत जंगल में संचरणम कर्तुम इच्छति, घूमना चाहता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए, रहना चाहिए। तो किस प्रकार के वातावरण में, शुद्ध में। तो कीदृशे की जगह पे लिखेंगे शुद्ध और बाकी लाइन यूं की यूं, स्वस्थ जीवनाय शुद्ध वातावरणे भ्रमणीयम। अगला प्रश्न है, अंतिमे पद्यांसे कविः का कामना अस्ति। अंतिम जो आपका श्लोक है उसमें कवि की कामना क्या है, कवि की इच्छा क्या है। तो अंतिम श्लोक में कवि कहता है कि मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, मतलब अच्छे जीवन की कामना। तो आप का की जगह पे लिखो जीवनस्य, जीवन की, और पूरी लाइन यूं की यूं, अंतिमे पद्यांसे कवेः जीवनस्य सर्वेषां, सभी के लिए यह मानवाय, मानवाय कवेः मानवाय जीवनस्य कामना अस्ति। अंतिमे पद्यांसे कवेः मानवाय जीवनस्य कामना अस्ति। अंतिम श्लोक में कवि की मनुष्य के लिए जीवन की कामना है, इच्छा है कि उसे अच्छा जीवन मिल जाए। अगला प्रश्न है, संधिम या संधि विच्छेदम कुरुते। जहाँ पे संधि है वहाँ पे संधि विच्छेद कर दो और जहाँ पे संधि विच्छेद दिया हुआ है वहाँ पे संधि कर दो। बहुत आसान प्रश्न है ये, आप इसको ध्यान से देखेंगे। क में लिखा हुआ है प्रकृति ही प्लस फिर है रिक्त स्थान बराबर प्रकृति रेव। तो आप बराबर में आपको संधि करके लिखा हुआ है पूरा अक्षर और आधा तोड़ करके लिख दिया है प्रकृति ही। तो आप देखेंगे प्रकृति ही लिखने के बाद आपके पास बच जाता है एव। तो आप रिक्त स्थान में भरेंगे एव। विसर्ग संधि यहाँ पे हो रही है। तो प्रकृति तो यूं का यूं लिखा है और रै की जगह पे हो गया विसर्ग, और रै का विसर्ग होने के बाद आपके पास बच जाता है एव। तो आप रिक्त स्थान में भर देंगे एव। आगे है स्यात प्लस रिक्त स्थान प्लस रिक्त स्थान बराबर स्यान्नैव। अब पहले आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि स्यान्नैव शब्द आपके पास है और उसमें से स्यात आपको अलग करके दे दिया है। तो आप अब क्या करेंगे, जो आपके पास नैव बच गया उसको तोड़ के उसकी संधि विच्छेद करेंगे। तो नैव में क्या बनेगा, न प्लस एव। तो यहाँ पे पहले तो व्यंजन संधि है कि स्यात के बाद, यानी कि स्यात का जो अंतिम तय है आधा तय, उसके बाद जब न आया तो तय को भी हो गया न, तो बन गया स्यान्न। और फिर जब न के बाद ए आएगा एव, क्योंकि न में है ए और ए मिलकर के बन जाएंगे आई, यानी कि जो आपको दो ए की मात्रा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अगला शब्द है रिक्त स्थान प्लस अनंतः बराबर है अनंतः। तो यहाँ पे यण संधि हो रही है, तो है अनंतः, अनंतः यहाँ पे निकाल दो और इन शब्दों को अलग अलग करके लिखो बेटा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे शुरू में है हाय मतलब है आधा है और यह पूरा है। आप इसको अगर लिखेंगे तो है लिखते हो और है के नीचे से यह लिखना स्टार्ट करते हो। ठीक है आधा है और यह पूरा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ
कि रिक्त स्थान में आप भरेंगे ही में है पे ई की मात्रा है, और जब भी ई के बाद ए आए या कोई और स्वर आता है तो ई को हो जाता है ये, ई को क्या हो जाएगा, ये। अब आप देखेंगे जब ही में से ई की मात्रा निकलेगी तो है आधा बचेगा, ठीक है, और जो ई का ये बनेगा वो भी आधा होगा, लेकिन ये में अनंतः का ए मिल जाएगा तो ये तो पूरा हो जाएगा और है आधा ही रहेगा, और आधा है और ये को आप इस तरीके से भी लिखते हो, हाय है के नीचे से ये लिख दिया, इसमें है आधा है और ये पूरा है और आगे है नंतः, ठीक है। अगला शब्द है बहिः प्लस अंतः प्लस जगति। आपको इसका क्या करना है, संधि करनी है। तो आप संधि किस तरह से करोगे, इसमें विसर्ग संधि है, तो ई है, ई के बाद विसर्ग है, उसके बाद ए है, और फिर अंतः में विसर्ग है, उसके बाद है जय। तो विसर्ग संधि की एक बहुत अच्छी वीडियो हमने बनाई हुई है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो रहा है तो आप संधि की वो वीडियो देख लीजिए, तो आपके सारे डाउट वैसे भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बही के बाद जो विसर्ग है उसको रे बनाओ, तो विसर्ग को रे हो गया, बही रे होगा आधा, अब जो आधा ए होगा उसके बाद है अंतः, अंतः में भी जो रे है, अंतः में भी जो विसर्ग है उसको भी रे बना दो, तो आपका शब्द बन जाएगा बहिरंतर जगति, ठीक है। अगला शब्द है रिक्त स्थान प्लस नगरात बराबर असमान नगरात। ये नए वाला शब्द ऊपर श्यान नई भी आ चुका है, तो उसी तरह से आप यहाँ पे करोगे, प्लस नगरात आपको दे दिया, आप शब्द को देखो, असमान नगरात को अलग कर दिया, आपके पास बच गया असमान। अब असमान में आधा न जो लास्ट में है उसको तय होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब भी तय के बाद, आधे तय के बाद जब भी न आता है तो तय को हो जाता है न, ठीक है, तय को भी न हो जाएगा, व्यंजन संधि यहाँ पे है, तो शब्द आपका बन गया असमान नगरात। अगला शब्द है सम प्लस चरणम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या शब्द बनेगा, आपका शब्द बनेगा संचरणम। क्यों बनेगा, क्योंकि मैं जो है, मैं के बाद आपका है च, तो जब भी मैं के बाद च आता है तो च का जो अंतिम वर्ण है वही मैं को हो जाएगा। कैसे, च वर्ग, च जो है वो च वर्ग में है, तो च वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, च छ ज झ य, यानी कि पांचवा, यानी कि जिसको बोलने में नाक से आवाज आती है, अनुनासिक वर्ण, ठीक है, तो उसमें मैं को हो जाएगा ये, और ये कैसा होगा, आधा होगा, तो से फिर मैं को हो गया ये, और फिर चरणम यूं का यूं जोड़ दो, संचरणम शब्द आपका बन जाएगा। आगे है धूमम मुंचति, तो यहाँ पे क्या है, जब भी मैं के बाद फिर से मैं आता है तो आप क्या करेंगे, जो पहले वाला मैं है उसको अनुस्वार बना देंगे। अनुस्वार मतलब जो बिंदी आप ऊपर लगाते हो वो, ठीक है, धूमम मुंचति, कुछ नहीं करना है, बस मैं को अनुस्वार बनाना है और यूं का यूं आप लिख दोगे धूमम मुंचति। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम अव्यानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे हुए अव्यों की सहायता से रिक्त स्थान भरो, ठीक है। तो ऊपर शब्द दिए हैं कुछ, वृषम, वृषम मतलब अत्यधिक, यत्र जहाँ, तत्र मीन वहाँ, अत्र मीन यहाँ, अपि का मतलब होता है भी, एव का मतलब होता है ही, सदा मतलब हमेशा, बही मतलब बाहर। ये अव्यय शब्द हैं और आपको रिक्त स्थान इनकी मदद से भरने हैं। तो पहला रिक्त स्थान है इदानीम वायुमंडलम रिक्त स्थान प्रदूषितम अस्ति। आज जो वायुमंडल है वो प्रदूषित है, तो कैसा प्रदूषित है, वायुमंडल जो है वो अत्यधिक प्रदूषित है। तो पहले रिक्त स्थान में आपका आएगा भृशम, ठीक है, भृशम आएगा। अगला है रिक्त स्थान जीवनम दुर्वहम अस्ति। जीवन दुर्वहम यानी कि कठिन है, कहाँ पे है जीवन कठिन, यहाँ पे। तो आप पाठ में भी आपने देखा होगा अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो दूसरे रिक्त स्थान में आएगा अत्र। अगला है प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम। प्राकृतिक वातावरण में क्षणम मतलब पर भल का, संचरणम घूमना मतलब पर पल भर के लिए घूमना। रिक्त स्थान लाभदायकम भवति, लाभदायक होता है, तो इसमें आएगा अपि। अपि मतलब भी, कि प्राकृतिक वातावरण में पल भर के लिए घूमना भी लाभदायक होता है। अगला है पर्यावरणस्य संरक्षणम। पर्यावरण का संरक्षण। रिक्त स्थान प्रकृति है आराधना। प्रकृति है आराधना मतलब प्रकृति की पूजा है, कि पर्यावरण का रक्षण ही प्रकृति की पूजा है। तो यहाँ पे आएगा एव। एव का मतलब होता है ही, कि पर्यावरण की सुरक्षा करना ही प्रकृति की पूजा है, नेचर की पूजा है। रिक्त स्थान समयस्य सदुपयोग है करणीय है,
कि समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो इसमें आएगा सदा, सदा मतलब हमेशा, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला है भूकंपित समये, भूकंप के समय रिक्त स्थान गमनम एवं उचितम भवति। गमनम एवं मतलब जाना ही उचितम भवति, उचित होता है। तो कहाँ जाना? भूकंप के समय बाहर जाना। तो इस रिक्त स्थान में आएगा बहिः, कि भूकंप के समय बाहर जाना ही उचित होता है। रिक्त स्थान हरितिमा, रिक्त स्थान सूचि पर्यावरणम। यहाँ पे क्या क्या आएगा? यहाँ पे आएगा यत्र हरितिमा, हरितिमा मतलब हरियाली, यत्र जहाँ हरितिमा हरियाली होती है, तत्र शुचि पर्यावरणम, वहाँ पे शुद्ध पर्यावरण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। इसमें क्या करना है आपको? अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखता है। नीचे लिखे हुए पदों के पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। पर्यायवाची आपको पाठ में से लिखने हैं। ठीक है, कि मतलब पाठ में ये शब्द किसके लिए आए हैं या इनके लिए क्या शब्द आया है वो लिखोगे आप। तो पहला शब्द है आपका सलीलम। सलीलम का मतलब होता है जल। ठीक है, सलील किसको कहते हैं? जल को कहते हैं। तो इसका पर्यायवाची होगा जलम। अगला है आम्रम। आम्रम मतलब आम, तो आम का पर्यायवाची है रसालम। अगला है वनम। वन मतलब जंगल, और पाठ में आपका आया है इसके लिए कांतारम। ठीक है, कांतार किसको कहते हैं? जंगल को कहते हैं। फिर है शरीरम। शरीरम मतलब शरीर, तनुः, इसका पर्यायवाची क्या है? तनुः। अगला है कुटिलम। कुटिलम मतलब टेढ़ा एक तरह से, कुटिल, इसका पर्यायवाची शब्द है वक्रम। फिर है आगे पाषाण है। पाषाण है मतलब पत्थर, और पत्थर का पर्यायवाची है प्रस्तरम। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठाचित्वा लिखता है। ऊपर हमने पर्यायवाची लिखे थे, यहाँ पे हम विलोम पद लिखेंगे। तो सुकरम का विलोम क्या होगा? सुकरम का विलोम होगा दुष्करम। सुकरम मतलब जिसको करना सुकर है। सुकर, सु मतलब अच्छे से कर मतलब किया जा सकता है, जो करने में आसान है। और फिर इसका विलोम होगा दुष्करम, यानी कि जिसको करना कठिन है। दूषितम। दूषितम मतलब जो दूषित है, मैला है, तो इसका विलोम होगा शुद्धम, शुद्ध। अगला है गृहणंति। गृहणंति मतलब ग्रहण करता हुआ, तो इसका विलोम होगा मुंचति, छोड़ता हुआ, मुंचंति छोड़ता हुआ। अगला है निर्मलम। निर्मलम मतलब साफ सुथरा, मल से जो रहित है। निर मतलब रहित, मलम मतलब मल से जो रहित है, जिसमें मल नहीं है, गंदगी नहीं है। तो इसका विलोम होगा सैमलम, यानी कि जिसमें मल है, गंदगी है। अगला है दानवाय। दानव के लिए, दानव का विलोम आपको पता ही है, मानव होता है, तो आप दानवाय के सामने लिखेंगे मानवाय। अगले है शांतः, यानी कि जिसका अंत है, सा अंतः, अंत है जिसका। ठीक है, तो इसका होगा अनंतः, जिसका कोई अंत नहीं है, विलोम होगा अनंतः। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको क्या करना है? उदाहरणम अनुसृत्य पाठाचित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखता है, कि उदाहरण देखना है और उसी तरह से आपको समस्त पद बनाना है। यानी कि समास में आप क्या करते हो, कई सारे शब्द होते हैं, उनको जोड़ करके एक शब्द बनाते हो। समस्त पद बनाना है, जोड़ना है, और समास नाम और उस समास का नाम लिखना है। और विशेष रूप से इस प्रश्न में कर्मधारय समास आया है। और कर्मधारय समास में क्या होता है बेटा, इस बात को ध्यान से सुनिएंगे आप। कर्मधारय समास में हमेशा शब्द के शुरू में विशेषण होता है। ठीक है, विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में मैक्सिमम कर्मधारय समास ही है। और समास की वीडियोस हमने बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं, आप वो देख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो पहला उदाहरण आपको दिया है, एक लाइन में विग्रह पदानी है, दूसरे में समस्त पद बना के लिखा है, और तीसरे में समास का नाम बताया है। तो पहला है मलेन सहितम, और मलेन सहितम का समस्त पद बनाया है श्यामलम। यहाँ पे अव्ययभाव समास है। तो अव्ययभाव समास में आपके गिने चुने शब्द ही आते हैं, जिसे पिछली बार तो 6 ही शब्द थे, सम, अनु, वि, प्रति, इस तरह से। तो यहाँ पे स शब्द है। श्यामलम में आप देखेंगे शुरू में शब्द है स। स का मतलब होता है साथ में। ठीक है, और साथ के लिए जब विग्रह करते हैं, मतलब शब्दों को अलग करते हैं, तो उसके लिए लिखते हैं सहितम। ठीक है, और पहला जो मलम था उसमें तृतीया विभक्ति लगा दी, तो मलेन और स की जगह पे लिख दिया सहितम। मलेन सहितम का बन गया श्यामलम, और अव्ययभाव समास है। अगला है हरितः च ये तरवः तेषाम। तो आपको ये दिख रहा होगा, हरितः मतलब हरे, च और ये जो तरवः पेड़, तेषाम उनका, हरे हैं जो पेड़। तो यहाँ पे पेड़ों की विशेषता क्या है? हरा होना। तो यहाँ पे कर्मधारय समास मैंने आपको पहले बता दिया कि शुरू में विशेषण होता है, और पेड़ों की विशेषता क्या है? हरा होना। तो यहाँ पे कर्मधारय समास का नाम आपको पता लग ही गया है।
अब इसका बनाना है आपको समस्त पद। तो इसका समस्त पद आपका होगा हरित तरुणाम। विशेषण को यूं का यूं लिख दो हरित को, और तरवह को जो तरु शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति लगा के तरुणाम बना दो। ठीक है, अगला शब्द है ललिता च यह लता तासाम। ललिता मतलब सुंदर है, च और यह जो लता बेल, जो लताएं सुंदर हैं। तो इसमें भी लताओं की विशेषता क्या है? सुंदर होना। तो समास तो आपको पता ही है, कर्मधारय समास है। ठीक है, और इसका जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा ललित लता नाम। जो विशेषण है उसको तो यूं का यूं जोड़ दो, जैसे हरित को जोड़ा था वैसे ही ललित यूं का यूं लिखो, और लता जो शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति लगा दो लता नाम। क्योंकि आप देख रहे हो कोष्ठक में लिखा है तासाम, और तासाम क्या है? षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, तो इसमें भी लता में भी आप षष्ठी विभक्ति का बहुवचन बना दो लता नाम। अगला शब्द है नवा मालिका। मालिका जो कैसी है? वो नई है। ठीक है, तो मालिका की विशेषता नई होना है, तो यहाँ पे भी कर्मधारय समास होगा। शब्द जो नव है उसको यूं का यूं लिखो और पीछे मालिका जोड़ दो, बहुत आसान है ये, तो नव मालिका बन गया। अगला है शब्द धृत है सुख संदेश है ये न तम। धृत धारण कर लिया है, सुख संदेश है सुख का संदेश, ये न जिसके द्वारा तम उसको, यानी कि जिसके द्वारा सुख का संदेश धारण कर लिया गया है। तो हम इस तरह का जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो बहुव्रीहि समास में करते हैं, मतलब किसी और की बात की जाती है। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिसमें किसी और की बात होती है, कि जिसने सुख का संदेश धारण कर लिया है। तो यहाँ पे होगा धृत सुख संदेशम। अगला है कज्जलम इव मलिनम। काजल के समान जो मैला है, ये भी कर्मधारय समास में होता है। जब किसी की किसी के साथ तुलना की जाती है ना, तो वो कैसे क्या होता है, या उसकी विशेषता जो होती है वो कर्मधारय समास में ही होता है। ठीक है, तो कज्जल के समान, काजल के समान जो मैला है, कैसा मैला है? वो काजल के समान है, तो उसका विशेषण एक तरह से क्या हो गया? काजल के समान मैला होना। तो यह भी कर्मधारय समास है, और आप इसका समस्त पद बनाएंगे। कज्जल को यूं का यूं लिख दो और पीछे मलिनम को जोड़ दो, कज्जल मलिनम, यानी कि जो विशेषण है उसकी विभक्ति हटा दोगे आप। अगला है दुर्दांतई दशनई। दुर्दांत क्या होता है? जो भयंकर, दशन मतलब दांत, भयंकर दांतों के द्वारा। तो दांत कैसे हैं? भयंकर है। यहाँ पे भी विशेषण है तो कर्मधारय समास होगा, और जो विशेषण है उसकी विभक्ति हटा दो, दुर्दांत लिखो यूं का यूं, और फिर दशनई को सेम टू सेम जोड़ दो, तो आपका शब्द बन जाएगा दुर्दांत दशनई। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, यानी कि जिसके नीचे लाइन खींची हुई है ना, उस शब्द को लेकर के आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, कि जो गाड़ियां हैं वो काजल के समान मैला धुआं छोड़ती हैं। तो अंडरलाइन शब्द क्या है? कज्जल मलिनम, काजल के समान मैला। आप कहोगे कैसा धुआं छोड़ती हैं, तो कैसा की संस्कृत क्या होगी? कीदृशम। आप है ना पहले वाक्य की हिंदी करके देखो, हिंदी करने के बाद जब हिंदी कर लेते हो तो प्रश्न भी आप हिंदी में ही बना के देखो। ठीक है, बहुत सारे तो देखते ही समझ में आ जाएंगे, लेकिन कुछ में अगर दिक्कत होती है तो पहले आप वाक्य की हिंदी कर लो और हिंदी में ही प्रश्न निर्माण कर लो। फिर देखो कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है। जैसे हमने यहाँ पे किया कि जो गाड़ियाँ होती हैं वो काजल के समान मैला धुआं छोड़ती है, हम कहेंगे कैसा धुआं छोड़ती हैं, तो कैसा की संस्कृत क्या होती है? कीदृशम। अगला है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। बगीचे में पक्षियों का जो कलरव है, पक्षियों की जो आवाज़ है, वो चेतः मतलब दिल को प्रसादयति प्रसन्न करती है। तो यहाँ पे शब्द है पक्षिणाम। पक्षिणाम की जगह पे प्रश्न बनाना है। हम कहेंगे किनकी आवाज़, तो पक्षियों की आवाज़। किनकी की संस्कृत क्या होगी? केशाम। पक्षिणाम वैसे भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, और किम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होता है केशाम। ठीक है, अगला है पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मः प्रस्त्रतले पिष्टः संति, कि पाषाणी सभ्यता जो थी, जो पत्थर युग था, उसमें जो बेल थे, पेड़ थे और जो झाड़ियाँ थी उनको पत्थर के तल पर मतलब पीसा जाता था एक तरह से। तो यहाँ पे शब्द है लता तरु गुल्मः। ठीक है, मतलब लताएं, पेड़, और गुल्म मतलब झाड़ियाँ। इसकी जगह पे प्रश्न बनाना, तो ये बहुवचन है कि बहुत सारी चीज़ें बताई है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मतलब क्या चीज़ जो थी उसको पत्थर के तल पर पीसा जाता था। ठीक है, के मतलब क्या था। कह है कऊ, के बहुवचन होता है। महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में गाड़ियों की अनेक पंक्तियां दौड़ती रहती हैं। यहाँ पे लिखा है महानगरेषु, मतलब महानगरों में। हम कहेंगे कहाँ पे? तो केशु या कुत्र,
कहाँ की संस्कृत कुत्र भी होती है, और आप केशु भी लिख सकते हो, महानगरेशु, एशु केशु, ठीक है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। फिर है प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के नज़दीक रहने पर ही वास्तविक सुख मिलता है। तो हम कहेंगे किसके नज़दीक में, तो प्रकृत्या की जगह पे आएगा कस्यः, प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग तो उसके साथ आएगा कस्यः, किम शब्द का स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन कस्यः आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो आपका पहला पाठ था, पहले पाठ के हमने प्रश्नोत्तर किए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो